हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण लिखना सीख गए थे। रासायनिक समीकरण में हमने देखा था ढांचा समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। 3 टाइप के हमने समीकरण क्या है पढ़े थे पहले। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो रासायनिक समीकरण है, जैसे इसमें दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। हमें संतुलित जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्यों उसे संतुलित करना चाहते हैं। तो देखिए, एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कक्षा 9th क्लास में इस नियम को हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? लेवोसिए नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने नवी कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक क्रिया के उत्पाद और तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, मान लो कि हमने क्या किया, कोई ये बर्तन है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें हम मान लो क्या बनाना चाह रहे हैं, शरबत बनाना चाह रहे हैं, शरबत, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, मान लो पानी है, कितना, 1 किलो। 1 किलो क्या है हमारे पास, पानी है, और कितना, मान लो आधा किलो चीनी है हमारे पास। चीनी कितनी है, आधा किलो। आधा किलो क्या है, चीनी हमारे पास। तो हमने किसमें इसमें 1 किलो पानी डाल दिया और आधा किलो चीनी डाल दिया। मतलब इस अभिक्रिया में 2 पदार्थों ने भाग लिया। किसने? पानी, जल ने और चीनी ने। पानी कितना था, 1 किलो, और चीनी कितनी थी, आधा किलो। तो यानी जो हमारा ये शरबत बना है ये कितना बनना चाहिए, 1.5 किलो। 1.5 किलो बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने 1 किलो पानी लिया, आधा किलो चीनी ली और शरबत हमारा 2 किलो बन जाए, या शरबत हमारा 1 किलो ही रह जाए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जितने अभिकारक होते हैं, अभिकारकों का जितना भार होता है उतना ही उत्पादों का टोटल भार होता है। मान लो एक आपको, जैसे ये आपको एक हमने कल एक समीकरण पढ़ा था, Mg + O2 क्या बन रहा था हमारा, MgO, ये बन रहा था। ये कौन सा समीकरण था हमारा, ढांचा समीकरण। अब इसमें देखिए, ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक जो क्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये क्या है हमारा उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए अभिकारक में, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS में, और ये है राइट हैंड साइड RHS। RHS में हम ये देखते हैं कि इनके परमाणु, मैग्नीशियम के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु
यहाँ मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के टोटल बराबर होने चाहिए। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि इसके मैग्नीशियम के परमाणु, तो मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2। देखो O2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O और 2 लगा हुआ है, तो कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड देखो इधर, तो राइट हैंड साइड क्या है? Mg के परमाणु कितने हैं मैग्नीशियम के? 1 है, बिल्कुल सही है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी ये संतुलित है बिल्कुल। लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु कितना है? 1 है। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या टोटल और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित हमें करना है, तभी इधर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो पाएगा। जैसे ये देखो इधर जिंक है, ये कौन सा दिया है समीकरण? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लेना है, H2SO4। क्या बना है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना हुआ है, यानी जिंक प्लस H2SO4 क्या बना है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। आइए समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। अब देखिए आप इधर, ये है लेफ्ट हैंड साइड, इधर आप देखिए, चलो यहां बताते हैं आपको, LHS और इधर लिया हमने RHS। इधर देखिए जिंक के कितने परमाणु दिए हैं इसमें? 1। इधर जिंक का 1 परमाणु है, इधर भी जिंक का कितने परमाणु दिए हैं? तो इधर भी कितना दिया है? RHS में 1 दिया है जिंक परमाणु। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा? हाइड्रोजन के परमाणु, यानी H कितने दिए हैं इधर? इधर H कितने हैं? 2। H कितने दिए हैं? 2 दिए हैं इधर। अब इधर H देखो कितने हैं? इधर भी H 2 है। चलो ठीक है, इधर S कितना दिया है? S कितना है? 1 है, और इधर S कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो इसका मतलब है कि इधर दोनों साइड क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये समीकरण क्या हो गया हमारा? संतुलित हो गया है। ठीक है, चलिए अब आप और आगे देखते हैं। देखिए जिंक 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 दिया है, सॉरी 2 दिए हैं, इधर भी 2 दिए हैं, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। मैं तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखते हैं हम जौन सा समीकरण संतुलित नहीं होगा तो उसे हम संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे संतुलित करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। आपको इसे याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला चरण है, हमारे पास एक रिएक्शन दी है, एक अभिक्रिया दी है, Fe प्लस H2O इक्वल टू दिया Fe3O4 प्लस H2। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस क्या दिया है? H2 दिया है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका पहला चरण क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला है उसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बिल्कुल जैसे Fe3O4 दिया है तो इसमें हमें यहाँ पर भी कोई परिवर्तन, ऐसा नहीं करना है कि Fe3O3 कर दिया हमने, Fe2O4 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या कर लेना है, पहले दोनों साइड इनको एक डब्बे के अंदर बंद कर लेना है, क्योंकि हम किसी भी जो रासायनिक फॉर्मूला होता है उसमें हम फॉर्मूला में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इनको डब्बे के अंदर बंद कर लेना है। मान लो कि इधर H2O है, ये पानी है, अगर हम O2 लगा देंगे यहाँ पर तो ये पानी थोड़ी रहेगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला में जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब हमें क्या कर लेना है, देखो ऐसा डब्बा बना लिया हमने। डब्बा बनाने के बाद अब हमें क्या कर लेना है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। ये सूची हमने बना ली है। सूची बनाई देखो यहाँ पर कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड है अपने। ये कौन सी हो गई हमारी, LHS है, तो इधर क्या दिया है, RHS। अब हमें ऐसे लिख लेना है, जो ऐसा लिखा हुआ है वैसे हमें संख्याओं को लिख लेना है। क्या लिख लेना है, तत्वों के नाम, कौन कौन से तत्वों ने भाग लिया है। देखो इसमें Fe है, पूरे में आयरन है, H किया है और ऑक्सीजन दी है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है इसमें। तो LHS में क्या होता है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिख लेनी है, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या RHS। अब हमें क्या करना है, हमें लिख लेना है, जैसे Fe, इधर Fe कितने हैं, LHS में Fe कितने दिए हैं हमारे, एक दिया गया है। देखो Fe कितने हैं, एक है, और कहीं Fe LHS में नहीं है। दूसरा हाइड्रोजन कितने दिए हैं, 2 H2 वाले, और ऑक्सीजन कितना दिया है, 1। RHS में आते हैं, RHS में Fe कितने, Fe3 जो यहाँ लिखे हैं ये, यानी Fe कितनी है, 3 है हमारे, तो 3 लिख लिए हमने इधर आके। और H कितने दिए हैं, H इधर भी 2 है, तो 2 लिख लिए हमने RHS में आके। और O4 इधर O 2 है, और सॉरी इधर O कितनी है, LHS में 1 और RHS में 4 है। तो अब हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित हम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले हम जो ज्यादा परमाणु, मतलब ज्यादा किसमें है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, कौन से, RHS में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित। तो देखो इधर यहाँ पर O कितने हैं, एक ही O है। अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, कितना कर दें, 4, तो O कितने हो जाएंगे इधर, क्योंकि इसका गुणा डायरेक्ट O से हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, O 4 हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 4। तो देखो LHS में ऑक्सीजन 4 हो गए हमारे, और RHS में भी 4 हो गए ऑक्सीजन। लेकिन अब चेंज क्या आया, चेंज हमारा आ गया है यहाँ पर कि हाइड्रोजन कितने हो गए। अब यहाँ पर अब हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, यानी जो LHS में है वो LHS में अब हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, हाइड्रोजन हो गए हैं 8। अब RHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो गड़बड़ हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, RHS में भी हम क्या करें, यहाँ पर इस साइड भी हम हाइड्रोजन पर 4 का क्या कर दें, गुणा कर दें, इसमें 4 दूनी 8, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो Fe3, इधर Fe कितने हैं, 3 हैं, और Fe यहाँ कितने हैं, 1 है क्या इधर। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ Fe को हम 3 ले लेते हैं, और यहाँ क्या कर देते हैं, हम यहाँ गुणा कर दिया हमने, तो Fe भी इधर कितने आ गए हैं, 3 आ गए हैं। अब ये पूरा समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया है। देखो इधर Fe3 है, इधर भी Fe3 है,
इधर H कितने हो गए 8, इधर H हो गए 8, और इधर O कितने हैं 4, और इधर भी 4 है। तो ये क्या हो गया है, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। ठीक है, अब हम इसको और आगे पढ़ते हैं। देखो, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। मतलब हमें सबसे पहले किसको संतुलित करना है, जो सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, पहले हमें किसको संतुलित करना हो, सबसे ज्यादा। तो हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित किया था। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए जिस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल एक ही है। तो प्रारंभ में H2O में कितने थे, संतुलित करने के 4 का गुणा करेंगे, इधर भी 4 हो जाएंगे। यह याद रखना आवश्यक है, परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए इस अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। हमने अभी आपको बताया था कि H2O है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि H2O2 लिख दें। जो सूत्र है वो सूत्र वही रहेगा, मतलब डब्बे के अंदर हमें चेंज नहीं करना है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2 ऐसा नहीं कर सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। देखिए, हमने अभी चेंज कर लिया है, क्या यहाँ पर 4 लगा दिया और इधर 4 है, तो क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया है। ऑक्सीजन संतुलित होने के बाद हमने क्या किया है, अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित किया, हाइड्रोजन के परमाणु को, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। तो हमने क्या किया है, यहाँ 8 हो गए हैं, तो हमने यहाँ 4 का फिर से गुणा कर दिया है, तो इधर भी 8 हो गए हैं। अब फिर हमने किया है Fe परमाणु को संतुलित, लोहे या आयरन के परमाणु को। तो पहले यहाँ पर कितना था 1, इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 3 थे, तो ये अब हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। अंत में इस समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या का परिवर्तन करते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। देखिए, अब हमारा समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। देखिए, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 8 हाइड्रोजन, 4 और 4, और ये हम क्या हो गया, समीकरण को हमने संतुलित कर लिया। इस प्रकार हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। अब देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसे हम क्या करेंगे, उसकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिखेंगे। कैसे, क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी, जैसे यही अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, ठीक, चलो यहां लिख लेते हैं एक, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो संतुलित में क्या हुआ था, हमारा यहाँ 4 आ गया था, ठीक है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, तो यहाँ था हमारा 3। ये संतुलित हो गई थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम इसमें कहते हैं भौतिक अवस्थाएं, यानी जैसे लोहा है, तो लोहा क्या होता है, ठोस होता है। पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है। और Fe3O4 ये भी जो बनता है वो क्या बनता है, हमारा ठोस बनता है। और H2 क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे अगर कोई अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ या उत्पाद क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस। तो हम क्या करते हैं, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, सॉलिड कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ एस लिखेंगे। अगर कोई चीज क्या है, कोई पदार्थ द्रव है, तो द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड को हम क्या लिखेंगे, ओनली एल। अगर कोई पदार्थ क्या है, गैस है, तो गैस को क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं, तो उसे हम जी लिख देंगे, ठीक है। यानी ठोस को क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से, द्रव को किससे प्रदर्शित करेंगे, छोटी एल से, और गैस को गैस जी से, छोटी से, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस।
दूसरी बात, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन मतलब कोई भी गैस निकल रही है तो हम उसको ऐसे दर्शाएंगे, इसका मतलब है गैस निकल रही है। अगर कोई भी पदार्थ नीचे जम रहा है, तली में बैठ रहा है, तो उसको उल्टा तीर करके दर्शाएंगे हम। ठीक है, तो देखो यहां पर Fe क्या है, S यानी सॉलिड है, कोई लोहा ठोस होता है, तो यहां पर S लिख दिया हमने। पानी क्या होता है, यहां पर जो पानी लिया गया था वो क्या लिया गया था, गैस, क्योंकि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। पानी ठोस भी हो सकता है, क्योंकि बर्फ बनती है हमारी, तो पानी का रूप क्या है, ठोस है यानी बर्फ है। पानी द्रव भी हो सकता है, लिक्विड, ये पानी का ही रूप हो गया हमारा जल। जो पानी होता है वो द्रव होता है, द्रव का, और फिर पानी गैस भी हो सकता है। कैसे, भाप बनती है ना पानी की, भाप, वो गैस होती है। ठीक है, तो यह जैसे अभी हम लोहे की कोई वस्तुओं कहाँ रख देते हैं, हम खुले में रख देते हैं तो जंग लग जाती है, तो वाष्प ही तो है पानी। वातावरण में क्या है, आर्द्र वायु में पानी होता है वाष्प के रूप में। तो यहाँ पर जो आयरन है, लोहा है, वो क्या है, सॉलिड है। जो पानी यहाँ पर लिया गया है वो गैस के रूप में लिया गया था, भाप थी। और जो उनसे पदार्थ जो जंग बनी थी वो एस सॉलिड थी और हाइड्रोजन गैस थी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इसकी भौतिक अवस्थाओं को। अब देखिए आगे, ध्यान दीजिए H2O के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक न हो। जरूरी नहीं है कि हम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को दर्शाएं। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। मतलब जैसे ये अभिक्रिया है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ये गैस है, H2 हाइड्रोजन है यानी ये भी गैस है। अब ये दाब लिखा हुआ है ऊपर, ताप को भी कितने टेम्परेचर पर अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, या कितने दाब पर अभिक्रिया हो रही है, तो 340 ATM पर हो रही है, एटमोस्फियर दाब है। तो इसमें ये CH3OH बना, ये लिक्विड बना है, ये एल्कोहल होता है। ये देखो हमारा भी प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दिया गया है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक को हम यहाँ या यहाँ दर्शा सकते हैं, या ताप दाब को भी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, इससे ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन गैस निकली है, ऑक्सीजन गैस एक्वस है, एक्वस का मतलब जलीय होता है, और H2O है। तो एक चीज यहाँ पर हमने वो छोड़ दी है, अगर कोई पदार्थ क्या है, जलीय है यानी जल में घुला हुआ है, क्या है, जल में घुला हुआ, पानी में घुला हुआ है, तो उसे AQ से दर्शाते हैं। किससे, AQ से, ठीक है, AQ से उसे हम दर्शाते हैं, उसे कहते हैं एक्वस, पानी में घुला हुआ। जैसे किसी अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड यानी वो क्या होता है, हमारा नमक। अगर इसको हम पानी में घोलकर अगर किसी अभिक्रिया में यूज कर रहे हैं तो हम वहां पर एक्वस लिख देंगे, एक्वस। और वैसे सोडियम क्लोराइड बिना पानी में घुला हुआ यूज कर रहे हैं तो उसे सॉलिड, क्योंकि नमक क्या होता है, ठोस होता है, तो हम उसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा है और उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना सीखा है। कैसे ठोस को सॉलिड मतलब S से दर्शाते हैं, द्रव को L, गैस को G, और जलीय होता है उसको एक्वस के रूप में दर्शाते हैं। और हमने संतुलित जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया है। ठीक है, आप इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से ये क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हमने पहले देखा था, हमने मैग्नीशियम की रिबन को जलाया था जो तेज लौ के साथ जली थी। तो हम क्यों मतलब उसको साफ करते हैं, तो क्योंकि वायु में जो मैग्नीशियम की रिबन है जैसे वो रखी हुई है तो उस पर धूल मिट्टी आदि के कण क्या होते हैं, उस पर जम जाते हैं, इसलिए हम उसे रेतमार से क्या करते हैं, पहले साफ कर लेते हैं तब जलाते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन
क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए देखते हैं। मैंने देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में लिया जाता है। फिर क्या दिया है क्लोरीन, क्लोरीन भी Cl2 के रूप में ली जाती है और इससे क्या बनता है HCl, HCl बनता है। अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, हमें क्या चाहिए HCl, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा कि H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, ये बन गया हमारा। दूसरा है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ये 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखे जाते हैं। जैसे Ba ये दिया है और Cl दिया है, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी संयोजकता इसके साथ लिख देंगे, इसकी संयोजकता इसके, तो ये बन जाता है BaCl2। चलो आपको किसी क्लास में फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। प्लस क्या दिया है और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Al2SO4 पर होल 5। तो ये क्या बन जाता है इधर बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है इधर BaSO4 प्लस क्या बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3, ये बन जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो इधर Cl2 है और इधर Cl3 हो गई है, इधर Al2 2 एल्यूमिनियम है, इधर एल्यूमिनियम कितने एक ही है, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ SO4 3 है, SO4 यहाँ SO4 क्या है एक ही है, तो हमें 3 करने हैं। तो देखो हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं पहले 3, तो SO4 हमारे कितने हो गए हैं 3 हो गए हैं, तो SO4 तो कंप्लीट हो गए हमारे 3, लेकिन बेरियम कितने हो गए 3 हो गए, तो इधर बेरियम कितना है 1 है, तो हम यहाँ भी क्या लगा देते हैं 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बेरियम इधर 3 हो गए, बेरियम इधर 3 है, SO4 भी 3 हो गए हैं। ठीक है, अब क्या हो गया Al2, एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं 2 हैं और एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ Cl2 कितने हो गए 3 दूनी 6, वहाँ यहाँ कितने हैं 3, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो देखो एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 यहाँ पर और 2 तिया 6, यानी Cl भी कितने हो गए हमारे यहाँ पर 6 और Cl यहाँ पर कितनी है 3 दूनी 6, तो ये हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण क्या संतुलित। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है इसमें हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला Na प्लस क्या लिया हमने जल H2O, क्या बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH और गैस कौन सी निकली है हाइड्रोजन। अब देखिए आप यहाँ देखो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ H2 और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण ऑटोमेटिकली क्या है संतुलित है।